आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, उस पुस्तक का अध्ययन हम लोग आज की इस पाठचर्या से प्रारंभ करने वाले हैं। तो साथियों, इस पाठचर्या को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको इस पुस्तक का पूरा रिवीजन कराना है और हम लोग नियमित अध्ययन करेंगे और थोड़ा थोड़ा पार्ट करके इस पूरी पुस्तक का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी। आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस पाठचर्या को जो हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं। अगर कंटिन्यू रखना होगा तो भी, नहीं रखना होगा तो भी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का पहला अध्ययन बिंदु, हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। हिंदी भाषा, जाति और साहित्य से संबंधित हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो फटाफट करते हैं अध्ययन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ ही विभिन्न जातियों का उदय होता है, जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि। विभिन्न जातियां अपनी भाषा, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति सचेत हो उठती हैं तथा भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से संबद्ध होना अनिवार्य है और उसका जोर अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। बच्चन सिंह आगे लिखते हैं कि हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों से भिन्न है। हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है। क्षेत्रीयता के अर्थ में, ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, यहां से अक्सर प्रश्न बनता है कि क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय हैं लेकिन हिंदी बहुक्षेत्रीय है, यानी कि यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार तक फैली हुई है। अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा प्रमुख है तो वह हिंदी अनेक भाषाओं और बोलियों जैसे राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि का समुच्चय है। पंडिताचार्य वरानिक्यो इसे भाषा व्यवस्था कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वे हिंदी या हिंदुस्तानी हैं। यानी उन्होंने हिंदी भाषा के संदर्भ में कहा कि हिंदी भाषा का अगर अर्थ आपको समझना है तो इसको दो अर्थों में समझना होगा। हिंदी भाषा के अर्थ को दो अर्थों में समझना होगा। पहला अर्थ तो इसकी क्षेत्रीयता के अर्थ में और दूसरा भाषा समुच्चय के अर्थ में। अगर इसका क्षेत्र विस्तार देखा जाए तो यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा बिहार तक फैली हुई भाषा है। वहीं अगर इसके बोलियों की बात की जाए तो यह राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेली आदि भाषाओं का समुच्चय है और यही समुच्चय भाषा व्यवस्था कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था यानी भाषा व्यवस्था का उपयोग करते हैं वही हिंदी या हिंदुस्तानी है। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, यानी अगर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की बात की जाए तो उसमें प्रादेशिक निष्ठा आपको देखने को नहीं मिलेगी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं यानी जातीय भाषाओं का विकास होता है। ऐसा विश्वास किया जाता रहा है कि इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे, किंतु अब यह धारणा
है कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है, किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे से अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए उनका अध्ययन आवश्यक है। जैसा कि कहा जा चुका है, कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है हिंदी। कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय हिंदी को माना है किसने? प्रश्न यहां से उठता है आपका कि हिंदी को कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय कहा है, तो जवाब आपका बच्चन सिंह आएगा। और इन बोलियों और भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे को उन्होंने अलग अलग किया, फिर भी वे शब्द समूह, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रूप विधान के वैविध्य में जाति एक सूत्रता से जुड़ी हुई है। अवधी भाषी ब्रजी समझ लेता है और ब्रजी भाषा भाषी अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य भी ब्रजवासी और अवध निवासियों के समझ में आ जाता है। ब्रज भाषा भाषी अवधी में लिख सकता है, अवधी क्षेत्र का रहने वाला ब्रजी में लिख सकता है। तुलसीदास ने तो समान अधिकार से ब्रज और अवधी दोनों में लिखा। एक समय तो ब्रज भाषा पूरे हिंदी क्षेत्र का साहित्यिक और अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी थी, हिमाचल से विदर्भ और राजस्थान से असम तक। यदि उसमें गद्य लिखा जाता रहा होता तो खड़ी बोली का स्थान वही लेती। आज प्रत्येक भाषा भाषी क्षेत्र में खड़ी बोली साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, पत्रकारिता, विचार विनिमय, राजकाज का माध्यम स्वीकृत हो चुकी है। इसे इसकी जातीयता स्वतः सिद्ध हो जाती है। आगे वे लिखते हैं, लेकिन इतिहास पर जोर देने वाले रूसी लेखक भी जब यह कहते हुए देखे जाते हैं कि हिंदी भाषा भाषियों की कोई निश्चित जातीय चेतना नहीं, तो आश्चर्य होता है। कुद्रीवत्सो ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात में लिखा है, क्या लिखते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए तमिलों या गुजरातियों के मामले में, यद्यपि यह इलाका और उसकी आबादी सामान्य इतिहास के सूत्रों से आपस में बंधे हुए हैं। रूसी लेखिका ओस्कोलकोवा हिंदुस्तानियों को एक जातीय समूह मानती हैं। उनके मतानुसार ये लोग ऐतिहासिक विकास के विलक्षण और दीर्घकालीन औपनिवेशिक दासत्व के कारण एक स्थिर जाति समुदाय का निर्माण नहीं कर पाए, और वरानिको का मत भी यही है। आगे, यदि कोई हिंदुस्तान या मध्य देश की जातीयता को तमिलनाडु और बंगाल की जातीयता के समकक्ष देखना चाहेगा, तो ऐतिहासिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर बने बनाए सिद्धांत खोजने का प्रयत्न करेगा। बहुत से ऐसे प्रदेश, बहुत सी ऐसी जातियां जो अब अंध प्रदेशवाद से ग्रस्त हैं, यदि हिंदुस्तान की जातीयता उसी तरह की होती तो राष्ट्रीय एकता क्षतिग्रस्त हो उठती। यह वह केंद्र है जिस पर राष्ट्रीय एकता निर्भर करती है। इसके अंतर विरोध इसे प्रदेशवासी नहीं होने देते। इसकी सहिष्णुता, प्रदेश निरपेक्षता, विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता की इसकी जातीय विशेषताएं हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध यह जाति निरंतर वीरतापूर्वक लड़ती रही। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुकुट इसी जाति के माथे पर बंधा है।
भक्ति आंदोलन अपने अंतर्विरोधों के बावजूद सामंतवाद के विरुद्ध इतने प्रखर रूप से इसी क्षेत्र में उदित हुआ, पर आर्थिक दृष्टि से हिंदी के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। जातिवाद का बंधन बहुत कम शिथिल हुआ। इन व्यवधानों को हटाते ही इसकी जातीयता की भूमिका के क्षेत्र के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। वे आगे लिखते हैं कि प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। 9वीं शताब्दी के अंत में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है, गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में अधिक रुचि रखते हैं। अवंतिका, पारयात्र और दसपुर आदि प्रदेशों में कवि भूत भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं और मध्य देश के कवि यो मध्य देशम निवसति स कवि सर्वभाषा नियेस, उसे किसी भाषा विशेष की रुचि नहीं है, वह सभी भाषाओं में समान रुचि रखता है। मध्य देश की माटी का गुण है कि वह अपने लोगों को उदार बना देती है। आगे लिखते हैं, संभवतः राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अन्वति और दशपुर की लोक भाषा के लिए किया था। विधानतः भूत भाषा के कवि विट बहेलिया आदि के बीच बैठते थे, अतः ऐसे कवियों की भाषा जनभाषा हो सकती है। किंतु उत्तर भारत के जो सामान्यतः हिंदुस्तान भी कहा जाता रहा होगा, उसकी लोक भाषा 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में हिंदवी या हिंदी कही जाती थी। इन शब्दों का प्रयोग मुसलमानों ने किया। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर, यह ध्यान दीजिएगा। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास में 1049 ईस्वी में मिलता है। उसने महमूद गजनवी के चंदेल दुर्ग कालिंजर के घेरे का उल्लेख किया। गजनवी ने 1020 में कालिंजर पर घेरा डाला था। सईद के अनुसार कालिंजर के दुर्गाधिकारी नंद ने महमूद की प्रशंसा में लुगाते हिंदवी में एक कविता लिखी थी। लुगाते हिंदवी का अर्थ है हिंदवी शब्द, पर यह हिंदवी क्या है, संस्कृत और अपभ्रंश के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। इसे बुंदेलखंडी का पुराना रूप माना जा सकता है। खेद है कि उपयुक्त कविता अभी तक अप्राप्त है। आगे, प्रसिद्ध जीवनी लेखक औफी 13वीं शताब्दी ने बताया कि लाहौर के यमनी राज्य के फारसी कवि मूसद सलमान ने हिंदी या हिंदवी में एक दीवान लिखा था। संभवतः यह लाहौरी बोली में लिखा गया होगा और अमीर खुसरो ने 1253 से 1325 में भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। तुर्क हिंदुस्तान यम मन हिंदवी गोयम जबान, यानी मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूँ और हिंदवी में जबान देता हूँ। यहाँ पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली के अभिप्राय में है। बाद में इसी को हिंदी कहा जाने लगा। हिंदी का इतिहास भी कम लंबा और रोचक नहीं है। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। हिंद के निवासियों को इकबाल ने हिंदी कहा है। हिंदी है हम वतन हैं, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदोस्ता हमारा। स्पष्ट है कि हिंद से ही हिंदी बना है, पर हिंद का इतिहास भी अंधकार के गर्त में छिपा हुआ है। यह प्रश्न यह है कि कब और कहां से आया, कैसे बना, किनके द्वारा प्रयुक्त हुआ, आज भी समाधान की अपेक्षा रखता है। इसके संबंध में दो
दो मत प्रचलित हैं, प्राचीनवादी पंडितों का मत और भाषा वैज्ञानिकों का मत। पहला मत हिंदी या हिंदू को संस्कृत सिद्ध कर देता है। मेरुतंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया है। हिंदू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिना हीनश्च द्वयश्चैव हिंदूरित्युच्यते प्रिय। यानी हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला और हीन का अर्थ मलेच्छ है। मेरु तंत्र सांप्रदायिक ग्रंथ मालूम पड़ता है और यूरोप वासियों के यहाँ आने पर लिखा गया है। इसमें एक स्थान पर फिरंगी शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः इसकी प्रामाणिकता स्वतः खंडित हो जाती है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया कि हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईरान सम्राट दारा के अभिलेख, अवेस्ता ग्रंथ और वेंदीदाद आदि में हुआ है। अभिलेखों में हिंदू का अर्थ भारतवर्ष के अर्थ में है। वेंदीदाद में हत हिंदू यानी सप्त सिंधु अनेक पवित्र स्थानों में एक स्थान है। पश्चिम ईरानी साहित्य में हिंदुश, हिंद या भारत के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिंदू का उ लुप्त होकर हिंद रह गया, इसी से बना हिंदी। भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि ईरानी में स ध्वनि का उच्चारण नहीं होता और न महाप्राण ध्वनि निकलती है। सिंधु देश और सिंधु नद के संपर्क में आने पर ईरानियों ने यहाँ श का ह और ध का द कर दिया। रामविलास शर्मा ने इस पर आपत्ति की, हिंदी शब्द कैसे बना। इस बारे में प्रचलित मान्यता यह है कि ईरान के लोग सिंधु या सिंध को हिंद कहते थे और वहां के निवासियों को हिंदू, हिंदुई या हिंदी कहने लगे। स का उच्चारण करने में कुछ कठिनाई होती है, इसलिए उन्होंने स की जगह ह कहना शुरू कर दिया। लेकिन फारसी में साल, सादगी, साज, सागर आदि 25 शब्द हैं जिनसे ईरानियों के स उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही उनके क्रियात्मक शब्द भी बहुत से स से शुरू होते हैं, जैसे शादीजन, शखन, शादीजन यानी बनाना, शखन यानी तौलना। इसमें ईरानियों ने श के स्थान पर ह का उच्चारण करना आवश्यक नहीं समझा। इसके सिवा श से आरंभ होने वाले श युक्त सैकड़ों शब्द फारसी भाषा में भी मिलते हैं, जिसके समानांतर भारतीय भाषाओं से ने श का स्थान ह को भी दे दिया। इससे सिंध का हिंद ईरान में बना या भारत में, इस समस्या पर प्रकाश पड़ता है। उन्होंने विस्तार से बताया कि श का ह में परिवर्तन कश्मीरी में मिलता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में भी स हैं, किंतु उनके स्थान पर ह भी उच्चरित होता है। इससे ध्वनित होता है कि ह ध्वनि जो यहाँ के किसी प्राकृत में श के लिए उच्चरित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई हो। फिर तो ईरानियों ने सप्त को हप्त और असुर को अहुर कहना आरंभ किया। रामविलास शर्मा जी ने श संबंधी जिन मान्यताओं का खंडन किया वह सही है, यानी कि रामविलास शर्मा जी का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। बच्चन सिंह, उर्दू का कोई कोश इसे प्रमाणित करने में असमर्थ है, पर यह अनुमानतः सही नहीं मालूम पड़ता कि किसी प्राकृत की ह ध्वनि जो स के लिए उच्चरित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई हो और सिंधु देश से स का उच्चरित होने वाला शब्द ह कर दिया गया हो। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि
सिंध में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कोई सभ्यता थी, उसके सभी लोग सिंध को हिंदू, सप्त सिंध को हत हिंदू बोला करते थे। कुछ दिनों तक वह भाग ईरानियों के अधिकार में था। ईरानियों को ये शब्द यहीं से मिले हैं। इन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। आर्यों ने हिंद को सिंध कर दिया हो तो आश्चर्य नहीं। कुछ लोग इस प्रवृत्ति को ब्राहुवी से भी जोड़ते हैं। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवां ने 531 से 579 के बीच बजरोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा था। इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को जबाने हिंदी कहा गया। यहाँ पर जबाने हिंदी का अर्थ संस्कृत है। यहाँ पर जबाने हिंदी का अर्थ संस्कृत भाषा से है। 1227 में मिनहाजु सिख की पुस्तक हबकाते नासिरी में बताया गया कि जबाने हिंदी में बिहार का अर्थ मदरसा होता है। यहाँ जबाने हिंदी का अर्थ पाली अपभ्रंश होगा। प्रसिद्ध घुमक्कड़ इब्न बतूता ने रेहला इब्न बतूता में लिखा है कि किताबत अलाबाज अलजदरात दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा था। जबाने हिंदी का स्पष्ट अर्थ है हिंद में रहने वालों की भाषा। पर इब्न बतूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है। यह निश्चय ही उत्तर भारत की कोई बोली रही होगी। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के लिए भिन्न भिन्न समय पर हुए। कभी ब्रजी के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेली के लिए, कभी लाहौरी के लिए, कभी देहलवी के लिए हुआ है। जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में लिखा है, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आए, जेहि मह मार्ग प्रेम कर सब सराहें ताए। यहाँ पर हिंदुई अवधी भाषा है। जैसी इसी को भाषा भी कहते हैं। आदि अंत जस गाथा हैं, लिखी भाषा चौपाई कहें। जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से जीते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है बात ये, इसको आप एकदम नोट्स कर लीजिएगा। जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। बच्चन सिंह का बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है। आगे पढ़ते हैं। अपने भेदवादी दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग हिंदुई को हिंदुओं की भाषा कहते हैं और हिंदी को मुसलमानों की भाषा। इन लोगों की मनसा की रानी केतकी की कहानी देख लेनी चाहिए थी। उसी में लिखा गया है, कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। यह तो हिंदवी की बात हुई। नूर मोहम्मद अवधी को ही हिंदी मानते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखों, का जो बहुत है हिंदी भाखों। नूर मोहम्मद से पहले 21 वर्ष पहले ही गिरधर राय ने 1743 ईस्वी में हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रजी के लिए किया था। हिंदी माही फकीर की अक्षर लागे 3। यह देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी है। मीर अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं। क्या जानू लोग कहते हैं किसको सरूरे कल्ब, आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी ज़बां के बीच। दक्षिणी हिंदी के कवियों के बारे में भी भ्रम फैलाया गया कि वे अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं या हिंदवी नहीं। वहां पर शेख अहमद जैसे कवि भी हो गए।
उन्होंने लिखा है कि जबां हिंदवी मुझसु होर देहलवी, ना जानू अरब और अरब होर अजब मसनवी। अतः स्पष्ट है कि हिंदी, हिंदवी और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र में हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं 13वीं शताब्दी में ही प्रयुक्त होने लगे थे। यह कहना कि अमुक शब्द हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त होता था, अमुक मुसलमानों द्वारा, अनैतिक और शरारत पूर्ण होगा। इधर हिंदी उर्दू के रिश्ते को लेकर पुनः बहस आरंभ हो गई है। हिंदी और उर्दू एक ही जाति का साहित्य है या दो जातियों का? हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं, इस बहस के पीछे सांप्रदायिक तत्वों और हिंदी उर्दू के कुछ अकादमीशियनों का हाथ है। उर्दू शब्द का आविष्कार तो किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में अंतर अवश्य है, पर यह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। कथा साहित्य का जहाँ तक संबंध है, दोनों में अंतर बहुत कम है। व्याकरणिक दृष्टि से दोनों एक हैं। हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट की देखरेख में आरंभ हुआ। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में नौकर थे। यह भी काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय जो है यह लल्लू लाल को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। इनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। इसी नीति के तहत उन्होंने लिखा कि 100 पाठशाला के लिए महाराज धीराज, सकल गुण निधान, पुण्यवान महाजान, मारकुइस वलजली गवर्नर जनरल, प्रतापी के राज में श्रेयुत गुणगाह के गुनियन सुखदायक जान गिल किरिस्ट की आज्ञा से संबत 1860 में लल्लू लाल कवि आगरे वाले ने, जिसका सार ले यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कर नाम प्रेम सागर धरा। इस औपनिवेशिक नीति के परिणाम से सब परिचित हैं। हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भेद है, पर बोलचाल की भाषा एक है। दोनों में ही अपने मूल स्रोतों से प्रेरणा लेती हैं। उर्दू का भविष्य हिंदी भाषी क्षेत्र में है। उसी तरह हिंदी भाषा व्यवस्था का अंग जैसे बोलचाल की अन्य बोलियों और भाषाएं हैं। बोरिस क्यूयेव द्वारा संपादित पुस्तक स्वतंत्र भारत जातीय और भाषाई समस्या में एक स्थान पर लिखा गया है कि उपरोक्त सभी बातों से निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुस्तान के क्षेत्र में उर्दू भाषा इस समय स्वयं अपनी जातीय भाषा व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकती और वह विशेष क्षेत्र में साहित्यिक भाषा हिंदी जातीय भाषा व्यवस्था के एक संघटक अंग को प्रतिनिधित्व करती है। वरानिको ने स्पष्ट लिखा है, एक ही जनगण को जिसमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है। दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता। अतः उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्क संगत और वैज्ञानिक है। अपभ्रंश और हिंदी। अपभ्रंश और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर करेंगे चर्चा। तो देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बंगाली जात, मराठी साहित्य मराठी जात और गुजराती साहित्य गुजराती जात के विकास का इतिहास है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जाति का विकास कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इन जातियों का विकास जो है वो अकस्मात नहीं होता है, विकास धीरे धीरे होता है और इसका बीज जो है अपभ्रंश साहित्य में ही अखुआ चुका था। लेकिन इस प्रकार वनस्पति शास्त्री या प्राणी शास्त्री रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में नैरंतर्य या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है।
उसके नैरंतर्य में अनैरंतर्य या अविच्छिन्नता में विच्छिन्नता भी होती है। विच्छिन्नता अविच्छिन्नता का यह नैरंतर्य यानी कंटिन्यूयम आगे की परिस्थिति में थोड़ा परिवर्तित होकर क्षमता और बनता है। इस छनने और बनने के पीछे युग की कुछ स्वीकृतियां अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती हैं, शेष अस्वीकृति अथवा रूपांतरित हो जाती है। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य में विरासत के रूप में मिले हैं। यानी बच्चन सिंह का यह कथन आप कोट्स कर सकते हैं कि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं, ऐसा कहने वाले हैं बच्चन सिंह। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में हिंदी साहित्य में जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसमें 3 कोटियां आपको देखने को मिलेंगी। पहली कोटि है अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, ऐसा मानने वाले राहुल सांकृत्यायन, चंद्र शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। वहीं अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विचार है। वहीं चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा विचार रामविलास शर्मा जी का मिलता जुलता विचार ऐसा ही है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने सन 1921 ईस्वी में नागरिक चाणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला शुरुआत की थी और अब इन लेखों को पुस्तकाकार कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से, यानी यह कथन जो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कथन है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखते हैं कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की मान्यता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। विभक्तियां घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति है और वह कई काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति दूसरे कारक का काम चलने लगा है। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। गुलेरी जी ने अपभ्रंश को स्पष्टतः 2 भागों में विभक्त करते हैं, पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को ही हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं और गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद्र के व्याकरण का उल्लेख दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थीं। सन 1916 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा प्रकाशित बौद्ध गान आ ओ दोहा काफी इंपॉर्टेंट रचना है। यह रचना जो है आपकी बौद्ध गान आ दोहा पूछा जाता है। यह हरप्रसाद शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना है, भी देखने में नहीं आया, इसलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। आचार्य शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने और शुक्ल जी ने, दोनों लोगों ने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में शुक्ल जी लिखते हैं कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा
प्राकृताभास, प्राकृत रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर विरोध भी मिलता है। वे एक और अपभ्रंश या पुराने हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय यानी विक्रमी संवत 1050 में पाते हैं, तो दूसरी और वे बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है और इस संदर्भ में वे विशेष रूप से सिद्ध कड़ाहपा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कड़ाहपा का काल 900 विक्रमी संवत के उपरांत ठहराया है। राहुल जी यानी राहुल सांकृत्यायन जी काव्य धारा 1945 में लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जात की भाषा मानते हैं। उनका कहना है कि सुबंत तिंगत या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में पाली और प्राकृत ने ही संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा। और अपभ्रंश क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो जाता है और उसने नए सुबंतों तिंगतों की सृष्टि की। उनकी सृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जायात्मक यानी गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते हैं। उन्हीं के शब्दों में देखते हैं हम लोग। वे कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला, जैन प्रभावापन्न परनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरा है मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में उन्होंने हेमचंद्र के व्याकरण, मेरतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान के संदेश रासक प्राकृत पैंगलम में उदाहरित लोक भाषा के छंद को रखते हैं। तो वहीं दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की गई है। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। संदेश रासक की गणना वे परनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। कीर्तिलता के औहट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। अपभ्रंश की शेष रचनाओं को द्विवेदी जी परनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं। प्रस्ताविकी में डाल दिया है। इसमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी हैं। शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं कि सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। सिद्ध कड़ाहपा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। उच्चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन और बंगला साहित्य के इतिहास में औहट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों, मान्यताओं और रचनाओं पर
सिद्धोनाथों का प्रभुत प्रभाव पड़ा है। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते। वे भाषा वैज्ञानिकों की चिर परिचित अवधारणा को संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा का विकास मानते हैं, साफ इनकार कर जाते हैं। किशोरीदास वाजपेयी जी ने उल्लेख करते हुए लिखा है कि आद्य, मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नशेनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है, जिसमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए अपर्याप्त आत्मविश्वास है। किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान के नए मार्ग की खोज और उनके अपने आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। साहित्यिक भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती हैं। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप लेती है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है, तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी। नहर का जल बहुत कुछ स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटुल, विषम रूप तथा गत्यात्मक होता है और इसलिए उसमें ताजगी और मिठास होती है। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होता है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नशेनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया वह सही है, यानी ये रामविलास शर्मा जी के विचारों से सहमत दिखाई देते हैं। आगे, पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृत अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। इसे झुठलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से निर्मित हुई होंगी। उनकी ध्वनियां आसमान से तो टपकी नहीं, वे भी समाज की ही देन है। कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। यदि ये कृत्रिम है तो बौद्ध सिद्धों और जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी की बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों पर सर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है, न प्राकृत से न संस्कृत के। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की परिवर्तन वर्तमानता के अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यह सही है, पर विधाओं का चयन, परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत तो कभी दोहा तो कभी कवित सवैया, कभी हर गीत का तो कभी मुक्त छंद। एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं।
आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। इन कारणों को खोजने के अभाव में साहित्य का समाज संपृक्त इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं। वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में इतिहास श्रेष्ठ भी निहित है। राहुल जी ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है। व्याकरणिक ढांचा प्राकृत से लेते हुए भी अपभ्रंश लोकोन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को वर्ण करता हुआ प्रतीत होता है। छंद उसने लोक से लिया, लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देखकर हिंदी साहित्य को भी स्वीकार कर लिया। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग इन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहाबंद के अंतर्गत माना जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहां से प्रश्न आता है साथियों, याद रखिएगा। दूसरा छंदबद्ध है पद्धड़िया या अल्लिहल। ये चौपाई छंद से मिलते जुलते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जिनदत्त सूर्य ने अलिल का प्रयोग किया। पद्धड़िया में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा। यूं दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरहपाद मालूम पड़ते हैं। सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप गृहीत होता है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया, बल्कि वस्तु तत्व भी ग्रहण किया गया है। कबीरदास में जो उलटवांसिया और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं, वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान है। आरंभ में रास एक गेय छंद था, जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया है। बाद में रासो काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पय, कुंडलियां, रोला, उलाला, फाग, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद थे। इनमें से कुछ हिंदी के में स्वीकृत और कुछ अस्वीकृत हो गए। हिंदी में इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया गया कि ये काव्य रूप उनकी प्रकृति के अनुकूल थे। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश चर्या गीत बंगाल, बिहार के सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी में प्राप्त हुई, उस मात्रा में न गुजराती को मिली न बंगला को। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं। अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश, समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर उन्होंने 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला सिद्ध काव्य, दूसरा जैन काव्य और तीसरा बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश के अंतिम काल को 14वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रज तथा मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक ओर अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। अतः अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है।
इन लोगों ने अपभ्रंश का काव्य रूप तो लिया, किंतु उनकी विषय वस्तु की अंतर योजना बदल गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य में रचना की शुरुआत कब से शुरू हुई यह कहना कठिन है, पर कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। मोरा परहुल हंस विहंगम, अलिगय पव्वय सरिह कुरंगम, तुझ्झम कारणे रणारे ममन्ते, कोणहु पुच्छ्यो मयि रोवन्ते। ध्वनि पद संघटना और तुक की दृष्टि से यह प्राकृत की नहीं है, अपभ्रंश की रचना है, पर कुछ विद्वान इसे परवर्ती मानते हैं। उद्योतन सूर्य के कुबलय माला में 3री शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक के अपभ्रंश के उदाहरण मिल जाएंगे, पर 8वीं शताब्दी में सिद्धों और जैनियों के प्रामाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। अब हीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया। धीरे धीरे यह समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई, पर इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल में पाई जाती हैं। लोगों ने प्रश्न किया कि इसका प्रभाव पूर्व पश्चिम सीमांतों पर ही क्यों पड़ा, मध्य देश में रचनाएं क्यों नहीं मिलती। मध्य देश में भी ब्रज भाषा के कवि थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे, वे कोसलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का मंत्री रैणा धनंजय मान्य खेत ले गया था। पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। वे भी राष्ट्रकूट आक्रमण के समय स्वयंभू की तरह मान्य खेत चले गए। राष्ट्रकूट जैन थे, उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया। मध्य देश के प्रतिहारों का राज्य था। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था। कान्यकुब्ज उनकी राजधानी थी। कान्यकुब्ज दरबार ने संस्कृत को ही प्रश्रय दिया, लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे, जैसा स्वयंभू पुष्पदंत ने से स्वतः सिद्ध है। पूरब में पाल राज्य के अपभ्रंश को संरक्षण मिला। पाल वंश गणेरिया वंश था। द्विजातियों की ही तरह उसने संस्कृत को प्रोत्साहित नहीं किया। अपभ्रंश लोकोन्मुख भाषा थी। उस राज्य में भी इसे प्रोत्साहन और संरक्षण मिला, पर अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही जाता है। जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पश्चिम भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथों में था। गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था और वह जैनियों के हाथों में था। जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गई। इसके बाद साथियों बौद्ध साहित्य पर चर्चा हम लोग करेंगे कल की पाठचर्या में। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।